Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे मैं आ रहा हूँ, अमेरिका के दक्षिणी बॉर्डर पे मैक्सिको। बहुत सिमिलरिटीज हैं मैक्सिको और भारत के बीच में। भारत की यंगेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया में और मैक्सिको की सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन दुनिया में। मतलब 29 वर्ष भारत के यंगेस्ट पॉपुलेशन का एवरेज एज है, मैक्सिको का है 30 पॉपुलेशन का एवरेज एज। बहुत ही कम डिफरेंस है, लेकिन बड़े स्केल में देखा जाए तो भारत में ज़्यादा यंग लोग हैं एज कम्पेयर टू मैक्सिको। ऐसा क्या कह दिया मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने जिससे अमेरिका को लग गई मिर्ची? समझना है। अमेरिका जो है मैक्सिको को एक कॉलोनी के रूप में देखता है, कोई इज्जत नहीं उसकी हिस्पैनिक्स की, और बहुत हद तक वो मैक्सिको भी जिम्मेदार है उसके लिए। आपको इसके लिए इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास क्या बताता है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड हमेशा कैथोलिक चर्च के विरुद्ध उसने काम किया है। कैथोलिक चर्च पहला क्रूरता से थ्रू वेपन्स एंड कैथोलिक रोमन चर्च। रोमन्स की स्ट्रेटेजी थी लोगों को गुलाम बनाओ, मेक देम स्लेव्स थ्रू रिलीजन। दैट्स व्हाई उन्होंने जीसस की मिथोलॉजी बनाई। जब किंग हेनरी द 8 को लगा कि ये बहुत पावरफुल हो गया, इसको कैसे हराया जाए, तो सबसे पहले उसने अपने आप को काटा। दुनिया भर की बीमारी की जड़ है ब्रिटेन, स्मॉल ब्रिटेन। उसने बोला कैसे इससे काटा जाए, क्योंकि ये फेथ के नाम पर हमारे देश को ही बर्बाद कर देगा। दिल अटैक, आयरलैंड वैसे भी कैथोलिक था, स्कॉटलैंड भी कैथोलिक था, तो अपनी लोगों को अलग क्यों कैसे किया जाए? तो उसने नया चर्च बना दिया, एंग्लिकन चर्च, चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो बन गया पूरे यूके का एक चर्च। अभी भी बहुत सारे आयरिश और स्कॉटिश और कैथोलिक। इस तरह उसने काउंटर किया कैथोलिक चर्च को। फिर उसने इसको यूरोप लेकर गया, वहां पे उसने युद्ध लड़ा अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च। बाद में वो बन गया ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, जिससे नेशन स्टेट्स को फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियनिटी फॉलो करने का अवसर मिला बिटवीन कैथोलिसिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म। उसका नाम ही है प्रोटेस्टेंटिज्म, प्रोटेस्टेंट्स मतलब जो कैथोलिक को अपोज करते हैं। इन दोनों के बीच में पूरे विश्व में युद्ध चला टू कंट्रोल द लैंड। जब 1492 में पीपल बुल आया कि कैथोलिक चर्च जो है वेस्ट साइड ऑफ अटलांटिक जो है स्पेनियर्ड को दिया जाए, ईस्ट साइड ऑफ अटलांटिक जो है दिया जाए पोर्चुगीज को। तो दोनों के दोनों पहुंच गए, पोर्चुगीज और कैथोलिक, और पीछे पीछे पहुंच गए उनके चचा ग्रेट स्मॉल ब्रिटेन, इंग्लैंड फोर्सेस। अमेरिका की कॉलोनाइजेशन में भी कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स की लड़ाई चलती रही। एंड में जाके ब्रिटिश जीत गए और चर्च ऑफ इंग्लैंड ने बनाया एक और ग्रुप, फ्री मेसन्स, और इस तरह के ग्रुप्स बनाए उसने विच विल अपोज द कैथोलिक चर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर उसने यूज किया, क्योंकि आपको मालूम है कि हिटलर का क्या रिलीजन था, वही रिलीजन था जो रोम का है। बोलेंगे तो यूट्यूब बंद हो जाएगा, इतना स्ट्रांग है उनका। तो जो प्रोटेस्टेंट्स ने, ब्रिटिश चर्च, इंग्लिश चर्च ने प्रमोट किया जूस को थ्रू लंदन टू कंट्रोल पार्ट्स ऑफ यूरोप थ्रू ट्रेड। उनकी एलिजेंस थी, उनका प्रोटेक्शन था कमिंग फ्रॉम द प्रोटेस्टेंट्स। इस तरह जूस बढ़े आगे जर्मनी में, और जूस बढ़े आगे हर तरफ में, प्रोटेक्टेड बाय द इंग्लिश चर्च, क्योंकि वो लोग ट्रेड कंट्रोल कर सकते थे एंड एक्सपैंड द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ऐसे शुरू हुआ सब गहरा राज्य, जो भी बोलते हैं लोग, अदृश्य राज्य, गहरा राज्य, डीप स्टेट, ये सब शुरू हुआ। ना यही लड़ाई चली नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और स्पेनियर्ड्स को हराकर साउथ में, मतलब स्पेनियर्ड्स का रूल था, टेक्सास में था, फ्लोरिडा में था, ये सब टेरिटरी स्पेनियर्ड्स के अंदर थी। स्लेवरी चल रही थी। अगर आप कन्वर्ट हो गए स्पेनिश कैथोलिसिज्म में तो आपको स्लेव नहीं माना जाता था। इस तरह बहुत सारे स्लेव्स ने कैथोलिक बनना शुरू किया, और इन्होंने, क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड का फोकस इज ऑलवेज मनी, कंट्रोल द मनी फ्लो, वो ही करते हैं।
कभी ज्यूस के माध्यम से, कभी रिच इंडियन बिजनेसमैन के माध्यम से वो कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी, ट्रेड, और उसके थ्रू वो कैथोलिज्म को डिफीट करते हैं पूरी दुनिया में। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप क्रिश्चियन हो या कुछ हो, उनको बस पैसे से मतलब है, क्योंकि क्रिश्चियन बनेंगे तो उनको पैसा आपसे छीन लेंगे, आप कोई भी और रिलीजन होंगे तब पैसा छीन लेंगे। एंड दे यूज द मिलिट्री इफेक्टिवली एवरीवेयर। मैं क्यों इतिहास समझा रहा हूँ आपको, आपको तब समझ में आएगा क्यों अमेरिका चिढ़ता है मैक्सिको से। तो जब 1846 में अमेरिका ने मैक्सिकन्स को हराया, स्पेनियर्ड्स को हराया, जो मैक्सिकन्स थे उनको हराया, क्योंकि 1812 में इनको आज़ादी मिल गई थी, लेकिन सबसे बड़ा काम किया, बुरा काम किया इन लोगों ने 1820 में एक्सेप्ट किया कि हमारी जो लैंग्वेज होगी वो स्पेनिश होगी, कॉलोनियल एक्सेप्ट किया, और चर्च हमारा रिलीजन होगा। तो स्पेनियर्ड्स इनको आज़ादी तो दी, लेकिन आज़ाद नहीं हुए कभी भी, और इनके जो स्पेनियर्ड्स थे वो हमेशा हारते रहे ब्रिटिश के साथ। अब ब्रिटिश अभी कंट्रोल करता है। 1846 में इनकी सारी ज़मीन छीन ली, लाइन बना दिया, जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके साउथ में लाइन है, और उसके दूसरी तरफ हो गया मैक्सिको, वो स्पेनिश टेरिटरी हो गया, और इधर हो गया अमेरिकन विच इज एंग्लो सैक्सन टेरिटरी। एंग्लो सैक्सन्स या जो भी गोरे लोग होते हैं मैक्सिमम को बुलाते हैं ग्रिंगो, ये नेगेटिव टर्म है, ऑलमोस्ट लाइक आतंकवादी और या मूर्ख, कुछ भी आप मान सकते हैं इन दोनों में से। तो मैक्सिकन लोगों ने ये लाइन ड्रॉ करी कि भाई आप लोग यहाँ पे आके प्रॉपर्टी नहीं ले सकते मैक्सिको के अंदर। जो एंग्लो सैक्सन्स हैं उन्होंने बार बार धमकी दी, इंटरवीन करेंगे, हम आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, हम आपका अटैक करेंगे, ये चलता रहा। फिर मैक्सिकन ने क्या सोचा कि अमेरिका में नशे की आदत डाली जाए ताकि अमेरिका यूजलेस हो जाएगा। तो उन्होंने देखा, ट्राई किया कि अमेरिका में ड्रग्स के नशे की आदत बहुत है, और अमेरिका का बॉर्डर लगता है मैक्सिको के साथ, और सबसे अच्छा हीरोइन और प्रोड्यूस होता है कोलंबिया में। उन्होंने 80s और 90s में सारे दरवाजे खोल दिए और ड्रग लॉर्ड्स को कंट्रोल करना शुरू किया, बिकेम द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उससे मेजर रेवेन्यूज आना शुरू हुआ मैक्सिको के अंदर, और उस रेवेन्यू से उन्होंने अपना देश बनाया, कोशिश करी। बहुत ज़्यादा होता था, एक ड्रग लॉर्ड कमाता था करीब $80 मिलियन अ वीक उस समय, 80s में, 90s में। नाउ ये मैं स्टोरी आपको क्यों बताया कि अगर ये पता नहीं तो आज की पॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगी। एंग्लो सैक्सन्स ने हमेशा प्रेशर डाला मैक्सिको के ऊपर, मॉनरो डॉक्ट्रिन उनकी जो बनाई गई थी प्रेसिडेंट मॉनरो के द्वारा, कि साउथ को हम किसी भी देश के कंट्रोल में नहीं जाने देंगे, साउथ हमको कंट्रोल करना है किसी भी हालत में, फ्रॉम मैक्सिको टू चिले। कनाडा भी नहीं बनाई क्योंकि कनाडा क्वींस की कंट्री है, वो ब्रिटिश कंट्री है, ब्रिटिश कॉलोनी है, तो कनाडा में कोई स्टोरी नहीं बनाई। उन्होंने बनाई सिर्फ मैक्सिकन के ऊपर, ब्राउन है, अगली है, चोर है, ये सब बनाया गया। और अब आता है आज का इतिहास, तो आपको समझ में आया कि क्या लड़ाई चल रही है दोनों के बीच में। कभी भी मैक्सिको को वो दे डोंट वांट कंसिडर कि इक्वल है टू द एंग्लो सैक्सन या यूएसए के। कनाडा इज इक्वल, मैक्सिको इज नॉट। और सीआई हमेशा गेम खेलता रहा। उनके प्रेसिडेंट के पास ग्रीन कार्ड होता है, कभी सीआई होते हैं, उनके परिवार के पास सिटीजनशिप होती है, बिकॉज उसने ये कहा कि ये कंट्री स्टेबल ही ना रहे कहीं पे। एग्जैक्टली अमेरिकन गेम्स की वजह से ड्रग कार्टल्स बने, और ड्रग को खरीदने वाला भी अमेरिका ही है, डीईए है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी, वही खरीदता है सारे ड्रग्स। और मैक्सिको ने भी जवाब दिया कि सारे सिटीज को बॉर्डर्स पे डाल दिया, मतलब जो कि बॉर्डर स्टेट्स में, ताकि इजी उनको एक्सेस मिल जाए और डिफेंस फर्स्ट लाइन बन जाए। यूएस ने क्या किया कि फिर इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन का, पहले तो बॉर्डर्स खुले रहते थे, लोग बस क्रॉस करते थे, इधर आते थे, जन्म देते थे, चले जाते थे, तो मैसिव अमाउंट्स ऑफ स्पेनिश पॉपुलेशन इधर आ गई, क्योंकि ड्रग वहाँ पे तो आप रह नहीं सकते, और वहाँ पे रहेंगे तो मृत्यु हो जाएगी, तो बहुत सारे लोग भाग के इधर आ गए, एंड देयर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देन इन मैक्सिको। अब क्या हो रहा है कि सडनली मैक्सिको को समझ में आया
चाइनीज का फेंटेनिल के इंट्रोडक्शन के बाद कि नाउ देयर इंडस्ट्री इज गेटिंग स्पॉइल्ड, और जो ड्रग ट्रैक डाउन हुआ था इन साउथ, इन कोलंबिया एंड अदर प्लेसेस, सप्लाई बिकेम इरेटिक। प्लस जो मेडिसिनल पर्पस था marijuana का, उसको रिप्लेस कर दिया अमेरिकन फार्मा इंडस्ट्री ने। अगर आपको उससे बचना है तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू ए फार्मास्यूटिकल वे, विच दे कैन नॉट डू, क्योंकि सारी एपीआईज इंडिया की, दे कैन नॉट डू। तो उनका दूसरा ऑप्शन था कि अब क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी डाउन जा रही है और ड्रग्स का वो सप्लाई कर नहीं सकते और मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका वापस लेना चाहता है, तो अब जो उनकी जूइश प्रेसिडेंट है, मतलब कि उनका कनेक्शन जूइश है, तो डेफिनेटली मोसाद से होगा, उनका टोटल फोकस चला गया नेटिव अमेरिकन, नेटिव इंडिजिनस मैक्सिकन, वो कि बहुत ही अच्छा है। शी इज डूइंग वंडरफुल वर्क फॉर नेटिव इंडिजिनस पीपल। उसने क्या बोला, उसको रियलाइज हुआ कि मैक्सिको तो सॉवरेन नेशन ही नहीं है, मैक्सिको तो पपेट रिजीम है अमेरिका का, उसे सॉवरेनिटी नाम का कुछ है ही नहीं। तो हाउ शी कैन डू व्हाट शी वांट्स टू डू, कैसे करेगी? तो पहले तो उसने सांठगांठ बनाई सारे ड्रग लॉर्ड्स के साथ, उसने फिर फेक राइट्स करवाए, एंटी ग्रिंगो राइट्स कराए, फिर जाके उसने पैसा ले लिया ब्लैक रॉक के साथ, और अमेरिका ने धमकी दी, भाई तुम्हारे ड्रग कार्टेल चलते रहेंगे तो हम तुम्हें अटैक कर देंगे। फिर उसने नाटक किया कि मैं ब्रिक्स प्लस के पास जुड़ना चाहती हूँ, और फिर उसको अमेरिका ने अपोज किया, तो अपोज कर रही है वो सोशल मीडिया पे, 3-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है डेली सुबह बैठ के। उसका पिछला प्रेसिडेंट भी यही करता था, हम लोग, वो कोई काम नहीं करते, वो लोग सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनका पॉपुलेशन है महाराष्ट्र के जितना, महाराष्ट्र में जितना पॉपुलेशन है उतना उनका पॉपुलेशन है। तो इस तरह का ड्रामा शुरू किया। अब वो बोल रही है कि हमारी सॉवरेंटी, हम ब्रिक्स में जुड़ना चाहते हैं और हम वी आर पार्ट ऑफ द वी आर सॉवरेन नेशन, क्योंकि उसको वहाँ से प्रेशर आ रहा है। उसके तो पूरे ऑफिस में सीआई के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, सीआई की स्पेशल डेस्क चलती हैं टारगेटिंग इंडिविजुअल ड्रग लॉर्ड्स, सबको मालूम है क्या करती है। लेकिन क्योंकि मैक्सिको बहुत ही कमज़ोर देश है, तो वो क्योंकि मैक्सिको बहुत कमज़ोर देश है, तो वो डेफिनेटली वो क्या करती है कि प्रिटेंड करती है सब साइड खेल रही है, और बीच में सबको मालूम है, अमेरिकन को मालूम, ड्रामा चल रहा है उसका, दुनिया भर को मालूम है, क्योंकि इतनी कमज़ोर कंट्री है, न उसके पास कोई आर्मी है ढंग की, न उसके पास कोई नेवी है, न उसके पास कोई एयरफोर्स है, क्योंकि अमेरिका ने रखने नहीं दी उसको कभी भी। वो गन्स भी नहीं खरीद सकती, न उनके लोग चला सकते हैं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है, कोई सिक्योरिटी मतलब नहीं, कम्युनिस्ट के बाद उसी का नंबर आता है। तो इतनी वीक लीडरशिप पे अमेरिका तो सोचेगा ही कि भाई इसको कहीं भी कंट्रोल करो, कैसे भी कंट्रोल करो। अब सडनली अमेरिका का हालत खराब है, वो ना पैसा दे सकता है, ना वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ना उसको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंस है इनके अंदर। तो स्टेट सेक्रेटरी या डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी के थ्रू इनके साथ बात करते हैं। दे हैव नो एक्सेस टू डायरेक्टली द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उनका उतना औकात नहीं है। वो मिल ली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से G20 समिट में। उसके बाद उसके हाव भाव बदल गए। उसको लगा कि अगर मुझे इज्जत चाहिए मैक्सिको को, या मैक्सिको को इज्जत चाहिए, तो मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास हो जाती। और प्राइम मिनिस्टर मोदी से उसके 5 मिनट की बात हुई। क्या बात हुई किसी को पता नहीं, लेकिन उसके भाव भाव से पता लग रहा था, जैसे वो बैठ गई स्टूडेंट के जैसा सीखने के लिए कि भारत के प्रधानमंत्री से बात कर रही है। भारतीय प्रधानमंत्री ने एक ही विजिट करी थी 4 घंटे की मैक्सिको की, जब पेरेनियातो प्रेसिडेंट थे 2019 से पहले। लेकिन उसके अलावा कोई विजिट नहीं हुई, क्योंकि अब भारत को मालूम है कि ये कॉलोनी है, ये फ्रीडम नहीं है, इधर हर जगह सीआईए काम करता है, अमेरिका की कॉलोनी है, वहाँ पे अब टच नहीं कर सकते। शायद भारत भी ये सीखे कि बांग्लादेश पाकिस्तान में अमेरिका नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, ये एग्जाम्पल देके। तो प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के बाद उसको लगा कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ, तो चिढ़ाने के लिए बोल दिया मैं ब्रिक्स प्लस में जुड़ना चाहती हूँ, मैं आई एम ए सॉवरेन कंट्री। तो पता नहीं क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उससे बात किया,
ब्रिक्स प्लस में जब मीटिंग हुआ ब्राजील में, तो घबरा के गई नहीं। उसको डर था, किसी अमेरिकन ऑफिसर ने बोला होगा गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ट्रम्प नाराज हो जाएंगे, तो नहीं गई। ट्रम्प टैरिफ लगा देंगे, डरा दिया होगा उसको, डर नहीं गई। क्योंकि ये खड़े ही नहीं हो सकते अपने पैर पे। ये लोग गुंडागर्दी कर सकते हैं, घोड़ा चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खड़े नहीं हो सकते पैर पे, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। वो इनके अंदर है नहीं, कॉलोनी है इनको, तो रिलीजन ने इनको मार दिया, कैथोलिसिज्म ने, और ये जूइश प्रेसिडेंट है। और बाद में बचा कचा इनके जो गवर्नमेंट है, वहाँ के लोग घबराहट होती है बोलते हुए मैं मायान हूँ, मैं नेटिव हूँ, इंडिजिनस हूँ, घबराहट होती है। लेकिन एक और मूवमेंट चल रहा है जिसको मैं इससे बहुत तारीफ भी करता हूँ इनकी, कि इन्होंने जो मूवमेंट चला रहे हैं जो इंडिजिनस ट्राइब के लिए, दैट इज अ वंडरफुल मूवमेंट दे आर डूइंग, नो डाउट अबाउट इट। तो वो काम अच्छा करना है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले सकते बिना अमेरिका के। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या बोल दिया, इससे बोलते मैं जाऊंगी, फिर 2 मिनट में फोन आ गया होगा वाशिंगटन डीसी से, बोलती नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, किसी और को भेज रही हूँ मैं। अब बोल रही है कि अमेरिका ने बोला हम आपको इन्वाइट करेंगे, तो बोलते नो, नोबडी कैन डू इट। जैसे कि अमेरिका मान जाएगा, इन्वेजन के लिए परमिशन ले रहा है, अमेरिका डिसीजन ले रहा है ना। उसको चाहिए कि दुकानें बंद हो उधर ड्रग की। मैक्सिमम गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट और सब लोग इन्वॉल्व है, कुछ नहीं कर सकती। लोग बड़े अच्छे होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन सरल बहुत कुछ ज़्यादा ही सरल है ग्लोबल डिप्लोमेसी के लिए। तो ये पूरी स्टोरी है। तो मतलब ड्रामा चल रहा है, मैं ब्रिक्स में जुड़ना चाहती हूँ, तो इससे भारत ने जो गेम खेला इधर, अमेरिका को लग गया घबरा कि भाई ये अगर जुड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ब्रिक्स प्लस की सारा इन्फ्लुएंस इधर आ जाएगा, क्योंकि आने वाला तो इवेंचुअली है ही, अमेरिका अलग से पढ़ने वाला है। अब इसने दूसरा गेम खेला कि भारत से मैं गन्स लूंगी, भारत से मैं डील करूंगी। अमेरिका और भी घबरा गया। तो मोदी जी ने गजब का खेम खेला इधर कि आप बांग्लादेश में गड़बड़ी करोगे तो मैक्सिको से हाथ को बैठोगे। ये कूटनीति है। और सडनली मैं इसका कॉन्फिडेंस जो देख रहा हूँ, शायद ये अब इंडिया भी जाने वाली है। इनका जो कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ, इनका ट्रिप होगा विद इन ए ईयर। मैं देख रहा हूँ जो सडन कॉन्फिडेंस आया है, कुछ तो चल रहा है जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ खेल रहा है। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने मैक्सिको को अवॉइड किया हमेशा, क्योंकि उनको मालूम है यूएस कॉलोनी है। शायद अगर ये ब्रिक्स प्लस जुड़ जाती है विद ब्राज़ील, तो साउथ अमेरिका में पूरा इन्फ्लुएंस अमेरिका का खत्म हो जाएगा पूरा। तो आइदर इंडिया विल टेक ओवर और चाइना विल टेक ओवर, क्योंकि वो लोग अकेले नहीं रह सकते, पावर नहीं है। अर्जेंटीना तो कॉलोनी है, यूरोपियन कॉलोनी है, उधर कोई टच करेगा नहीं, बाकी पूरा साउथ अमेरिका विल कम। और अर्जेंटीना का वेस्टर्न पार्ट कैन इवन ब्रेक अवे फ्रॉम अर्जेंटीना ऑल्सो। वहाँ की मैंने पॉलिटिक्स देखी है लोकल, बहुत ही एंटी इंडिजिनस पॉलिटिक्स है पूरी। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड मोदी जी का गेम इन मैक्सिको। आप बांग्लादेश छोड़ोगे, मैक्सिको से हाथ गो बैठोगे। नमस्कार एंड थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए एंड टेल अदर्स अबाउट इट। हमारा चैनल धर्म के आधार पर विश्लेषण करता है, और हम लोग गुरुकुल चलाते हैं, और हम लोग संस्कृत भी सिखाते हैं, और हम लोग सनातन धर्म का प्रचार करते हैं अमेरिका में। आप हमारे से जुड़िए, हमको सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। नमस्ते, जय जगन्नाथ।